हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ चुके थे, उसमें से मैटर के बारे में पढ़े थे। अब उसी में आपको समांगी विषमांगी, जिसे होमोजीनियस हिट्रोजीनियस भी कहा जाता है, ठीक है, परमाणुकता के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, जिसे एटॉमिसिटी कहा जाता है, वो पढ़ाए थे आपको। तो उसी में आगे की तरफ चलते हैं कि हम जब मिश्रण अलग करने की विधि के बारे में जानेंगे कि मिश्रण को अलग करने वाली विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे, इसमें हमें पहला पढ़ना है रवाकरण। क्या पढ़ना है? रवाकरण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो रवाकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब रवाकरण में क्या है? तो रवाकरण है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अब क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जब हमें पढ़ना है तो अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि पहले क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। उसमें किस तरह से हम किसी चीज़ को उसमें अच्छा ठोस को निकालते हैं, द्रव को निकालते हैं, गैस को निकालते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो यदि किसी विलयन में, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी विलयन में, ठीक है, धीरे धीरे, यानी किसी विलयन को अगर धीरे धीरे क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, ठीक है, तो वो ठोस अवस्था में बदलेगी, ठीक है, वो ठोस अवस्था में बदलेगी। तो इस ठोस बदलने की, यानी ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए, एकाएक नहीं किया जाता है, ठीक है, एकाएक नहीं किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और एकाएक ठंडा किसमें किया जाता है? तो पाश्चुरी जो करण होता है उसमें क्या किया जाता है, एकाएक ठंडा कर दिया जाता है टेम्परेचर को। तो इसमें क्या है, नहीं, टेम्परेचर को एकाएक नहीं ठंडा करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे उसको कम करते 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 ठोस में बदलने की अवस्था की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रवाकरण कहा जाता है। तो हमने कहा कि किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस विधि को रवाकरण कहते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? रवाकरण कहा जाता है, ठीक है। किसी भी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रवाकरण कहा जाता है। और यह विधि कहाँ यूज होती है, किसके लिए यूज की जाती है, वो भी सुन लीजिएगा। तो यह विधि द्वारा, यानी इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? तो अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों को, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों को अवयवों या संगठनों का पृथक्करण किया जाता है। यानी क्या कह रहा है कि इस विधि के द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण के जो अवयव होते हैं या जो संगठक होते हैं का क्या किया जाता है? उनका अलगाव किया जाता है, उसी को उसमें रखा गया। तो इस विधि द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों के अवयवों या संगठकों को अलग किया
जाता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ के जो संगठक होते हैं यानी अकार्बनिक पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं या पदार्थ के अवयव होते हैं या संगठक होते हैं उनको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, रवाकरण विधि हो गई। क्या हो गई आपकी, रवाकरण विधि हो गई। ये ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आप जब हम नमक बनाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिएगा, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा देखिएगा, हम पढ़ने चल रहे हैं, दूसरा पढ़ने चल रहे हैं आसवन विधि। क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो आसवन विधि के बारे में जानने चल रहे हैं। देखिए आसानी से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए दूसरा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि के बारे में हम लोग चल रहे हैं जानने। तो आसवन विधि क्या होता है, तो डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है, तो डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ने चल। अब डिस्टिलेशन क्या होता है उसको जानिएगा, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग और समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी द्रव को, ठीक है, कोई द्रव ले लीजिए, ठीक है, या कहा जाए कि अगर हम कह दें नॉर्मल पानी ले लीजिए, ठीक है, किसी द्रव को वाष्पीकृत करने, ठीक है, पहले क्या करेंगे, उसको वाष्पीकृत करेंगे, ठीक है, वाष्पीकृत करने फिर पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी द्रव को, उसमें क्या पढ़े थे, उसमें हमने क्या कहा था कि किसी द्रव को धीरे धीरे ठंडा करके क्या बदल देना, किसमें बदल देना, तो ठोस में बदल देना, वो रवाकरण था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अच्छा वो अकार्बनिक पदार्थ था, और यहाँ पर क्या है कि किसी भी द्रव को लिए, ठीक है, अब उसको क्या कर रहे हैं, वाष्पीकृत करके पुनः फिर उसके बाद उसको ठंडा करके पुनः किस में बदल दे रहे हैं, तो बदलने के द्रव मतलब फिर से पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, आसवन विधि कहा जाता है। और आसवन विधि के द्वारा ही समुद्री जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करके उसे क्या किया जाता है, उसे पीने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसी में एक उदाहरण है कि आशुद्ध जल भी इसी प्रक्रम से तैयार किया जाता है, यानी समुद्री जल को शुद्ध करना, आशुद्ध जल को प्राप्त करना इसी विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। क्या मैंने कहा, किसी द्रव को पहले वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। इस विधि द्वारा समुद्री जल को समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है तथा आशुद्ध जल भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी विधि द्वारा आशुद्ध जल भी प्राप्त किया जाता है। इसी विधि द्वारा आशुद्ध जल भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चा? ठीक है, ये हो गया आपका क्या, आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन विधि। किसी द्रव को पहले वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। इस विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है और आशुद्ध जल भी इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये हो गया आपका आसवन विधि। ये क्या हो गया आपका, आसवन विधि। अब हम लोग पढ़ने चलेंगे, हमने पहले पढ़ लिया क्रिस्टलाइजेशन फिर डिस्टिलेशन, अब पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन। क्या पढ़ेंगे, प्रभाजी आसवन पढ़ेंगे। प्रभाजी आसवन जिसे फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल नल क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन कहलाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहा जाता है? तो प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन और आसवन में क्या अंतर है, इसको जरूर समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के विधि के द्वारा वह द्रव निकाले जाते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही महंगे और बहुत ही कीमती होते हैं, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर समुद्री जल की बात हुई है, फिर आशुद्ध जल की बात, वहाँ पर समुद्री जल अशुद्ध जल की बात नहीं, वहाँ पर ऐसे कुछ द्रव निकाले जाएंगे, जैसे पेट्रोल हो गया, उसका प्रयोग प्रभाजी आसवन में होता है, और प्रभाजी आसवन के द्वारा उसको मतलब जमीन से निकाला जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम के अलग अलग संगठन को अलग किया जाता है, जैसे पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, कैरोसिन को अलग किया जाता है, गैसोलीन उसमें अलग हो जाती है, गैस जो होती है वो अलग हो जाती है। सारी चीज़ें प्रभाजी आसवन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा प्रभाजी आसवन क्या होता है। प्रभाजी आसवन क्या बोले हैं, क्या बोले हैं भाई? तो प्रभाजी आसवन बोले हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोले हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे मिश्रण, ठीक है, ऐसे मिश्रण जिनके जो संगठक होते हैं, उनके जो क्वथनांक होते हैं, ठीक है, क्वथनांक में कम से कम अंतर होता है, यानी क्वथनांक में, जिनके क्वथनांक में कम से कम अंतर होता है, तो उनको जब पृथक्करण किया जाता है ना, तो उस पृथक्करण को करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मिश्रण, फिर से सुनिएगा, ऐसे मिश्रण जिनके जो मतलब कि कुछ ऐसे मिश्रण होंगे जिनके संगठक के जो क्वथनांक होंगे, उनमें क्या पाया जाएगा, उनमें कम से कम अंतर पाया जाएगा। और ऐसे में इस स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो लिखते हैं, कुछ ऐसे मिश्रण जिनके, कुछ ऐसे मिश्रण जिनके जिनके संगठक का जिनके संगठक का क्वथनांक कम से कम कह रहा है कि कुछ ऐसे मिश्रण जिनके संगठक का क्वथनांक कम से कम, ठीक है, कम से कम अंतर को दिखाता है या प्रदर्शित करता है या होता है, ठीक है। ऐसे मिश्रण जिनके संगठक का क्वथनांक कम से कम अंतर को दिखाता है, ठीक है, कम से कम अंतर को दिखाता है या प्रदर्शित करता है या होता है, वो क्या होंगे, उनको शुद्ध करने के लिए, यानी उनका पृथक्करण करने के लिए, उनका तो उनका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी उनका क्वथनांक में जो अंतर होगा वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्वथनांकों में जो अंतर देखने को मिलेगा, क्वथनांक में, सॉरी देखिए यहाँ क्वथनांकों में या क्वथनांक में लिख दीजिए, क्वथनांक में,
कम से कम अंतर को दिखाता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रभाजी आसवन के बारे में कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, जब पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोल को निकालने के लिए पेट्रोलियम के विभिन्न रूपों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं नोट करके। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, इसमें पेट्रोलियम, गैसोलीन और आपका डीजल, कैरोसिन, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं चौथे पर। चलिए अब चलते हैं चौथे पर। देखिए चौथा क्या है, चौथा क्या है, भाप आसवन विधि। आइए जानते हैं भाप आसवन विधि क्या होता है। भाप आसवन विधि क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, जिसे स्टीम डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। स्टील डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। अब इस मेथड में हमें इसको बहुत आसानी से समझना है, बहुत आराम से समझना है, सारी चीज़ों को पकड़ के चलना है कि इसको क्यों, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्यों कहते हैं। आप इसके मतलब जो इसका नाम है उसी से समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। जब हम क्या करते हैं सुनिएगा, और अच्छा इसको किस किस विधि में यूज करते हैं उसको भी समझिएगा। रवाकरण विधि जो होती है वो अकार्बनिक पदार्थों के लिए यूज होता है, लेकिन जो भाप आसवन विधि होती है यह कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिएगा, रवाकरण विधि जो होती है वह अकार्बनिक पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो भाप आसवन विधि होती है यह कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो जल में अविलेय होते हैं, यानी जो जल में घुले नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं, यानी उनको जब गर्म करेंगे तो वो वाष्पशील हो जाते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं। ऐसे को भाप आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे आपका मेथिल एल्कोहल हो गया, पहली चीज एसीटोन हो गया, फिर क्या होगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये भाप आसवन विधि द्वारा क्या होते हैं, शुद्ध किए हुए प्रक्रम में आते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इस विधि में क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जल में क्या होते हैं, घुले तो नहीं रहते हैं, घुले नहीं रहते हैं, अविलेय रहते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप अपने घर में मिट्टी के तेल को अगर पानी में डालते हैं तो वो घुल नहीं पाते हैं, और वैसे भी सरसों का तेल आएंगे वो भी नहीं घुलते हैं, तो ऐसी को कह रहा है। तो लेकिन ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, परंतु जब हम गर्म करेंगे ना तो ये वाष्पशील होते हैं, गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं, प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है इन पदार्थों को अलग करने में। जैसे मेथिल एल्कोहल, एसीटोन हो गए, एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए देखिए, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों को
अलग अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ सुन लीजिएगा, यानी अगर हम कहें अलग करने में किया जाएगा, या यहाँ पर लिख लीजिए शुद्ध करने में कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध करने में, ठीक है, शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अब ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। यह पदार्थ जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। घुलते नहीं है भाई, ये जल में घुलेंगे नहीं, ये पदार्थ जल में क्या होंगे, घुलेंगे नहीं, अविलय होते हैं, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं। ठीक है, परंतु गर्म करने पर क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। परंतु क्या होते हैं, गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं, और प्रायः क्या होते हैं, अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। वह प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अपने क्वथनांक पर क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है, जैसे में मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एसीटोन होता है। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपके मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एसीटोन हो गए, जो भाप आसवन विधि के क्या हैं, उदाहरण हैं। अब हम देखने चल रहे हैं, फिल्ट्रेशन देखने चल रहे हैं। किसको देखेंगे, फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो चलिए फिल्ट्रेशन देखते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं, फिल्ट्रेशन यानी इसे क्या कहा जाता है, अगर हिंदी में बात करें तो थोड़ा सा आपको उटपटांग सुनने मिलेगा, निस्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निस्पंदन, इसको क्या कहा जाता है, निस्पंदन कहा जाता है। निस्पंदन कहा जाता है हिंदी भाषा में, अगर आप कहेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा में निस्पंदन कहा जाता है फिल्ट्रेशन। और आप जानते होंगे फिल्ट्रेशन क्या क्या मतलब होता है, छानने का काम, ठीक है, फिल्टर करने का काम। ठीक है, तो उसी को फिल्ट्रेशन में देखते हैं। देखिए, ठीक है, आइए फिल्ट्रेशन देखते हैं, फिल्ट्रेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सुनिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण की प्रक्रिया है। ठीक है, कह रहा है कि फिल्ट्रेशन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है, जो एक फिल्टर के माध्यम से, ठीक है, एक फिल्टर का उपयोग करके हम ठोस पदार्थ को क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं, और तरल पदार्थ को मिश्रण से अलग करते हैं। यानी मिश्रण में अगर हम कहें कि एक ठोस पदार्थ
और तरल पदार्थ में घुला है, मिश्रण है, यानी ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे खनन में जब कीमती धातु निकलते हैं ना, तो वहाँ पर भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि एक बेल्ट की तरह ऊपर की तरफ चलता है और उसमें पानी क्या होता है, डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अलग होता है, तो उसी को बेल्ट फिल्टर कहा जाता है। इसी में हेपा एक प्रकार का क्या है, फिल्टर होता है, जो क्या करता है, द्रव को और ठोस पदार्थ को क्या करता है, अलग करता है। निस्पंदन पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। निस्पंदन पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। कौन? निस्पंदन। निस्पंदन क्या है? पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। इस विधि में ठोस तथा तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। ठोस तथा तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। ये है आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कीमती धातु को अलग करना। हेपा भी एक प्रकार का क्या है, जैसे हेपा। ठीक है, हेपा क्या है? एक प्रकार का फिल्टर है। एक प्रकार का फिल्टर है। हेपा भी एक प्रकार का क्या है, फिल्टर है। ये हो गया आपका, समझ लीजिए कि निस्पंदन हो गया। क्या हो गया? निस्पंदन हो गया। अब चलते हैं छठे की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका पांचवा। अब छठे की तरफ चलते हैं। देखिए, छठे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि छठा कौन सा है। ये सारी विधियां जो हैं आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक बार, दो बार दोहराइएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ना है विलवणीकरण। ठीक है, विलवणीकरण पढ़ना है। ठीक है, विलवणीकरण क्या होता है? ठीक है, डिसालिनेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, देखिए विलवणीकरण क्या मैंने बताया, विलवणीकरण। ठीक है, डेसालिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसालिनेशन कहा जाता है। डिसालिनेशन कहा जाता है, विलवणीकरण कहा जाता है। विलवणीकरण इस प्रक्रिया में, ठीक है, या इस प्रक्रिया में जिसमें भी, ठीक है, याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया में नमकीन, ठीक है, नमकीन पानी को, ठीक है, नमकीन पानी को प्रयोग किया जाता है, और उसमें से क्या किया जाता है, खनिज पदार्थों को अलग करके क्या करते हैं, खनिज पदार्थों को अलग करके मीठे पानी में बदल देते हैं। फिर सुनिएगा, विलवणीकरण में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि नमक वाला पानी लेते हैं, समुद्री पानी लेते हैं, उसमें से खनिज लवणों को अलग करके उसको मीठे पानी में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। खनिज पदार्थों को अलग करके मीठे पानी में बदल देते हैं। देखिए, इसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करके मीठे पानी में बदल देते हैं।
ठीक है। यानी विलवणीकरण में क्या किया जाता है, तो जो लवण के खनिज होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और इसको किस में बदल दिया जाता है, मीठे पानी में बदल दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है, मीठे पानी में बदल दिया जाता है। हमने जब आपको पदार्थ पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा था आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, विसरण, परासरण, बायो में भी परासरण आया था, विसरण आया, तो भी हम बोले थे कि आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका विलवणीकरण, जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है डिफ्यूजन यानी विसरण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, विसरण के बारे में पढ़ना है। देखिए 7वां, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है। विसरण क्या होता है, विसरण के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे कि विसरण क्या होता है, विसरण को कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें वह सुनिएगा ध्यान से। बात को अगर समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें घनत्व में अंतर रहने पर, घनत्व में अंतर रहने के कारण, ठीक है, वह प्रक्रिया, या कहा जाए कि जब घनत्व में अंतर रहने के कारण, ठीक है, गैसों का गैसों में मिलना, गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें या घनत्व में, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें घनत्व में, या कहा जाए कि घनत्व में अंतर रहने के कारण, घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। देखिए हमने क्या कहा कि घनत्व में अंतर रहने के कारण, ठीक है, घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। घनत्व का अंतर रहने के कारण गैसों का घर्षण में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तापमान में बढ़ने पर, ठीक है, तापमान को जब हम बढ़ाएंगे तो विसरण का गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, तापमान, अगर हम गैस को गर्म करेंगे तो उसमें विसरण का गुण क्या करेगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने पर, देखिए नोट, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विसरण का गुण बढ़ता है। विसरण का गुण बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर विसरण का गुण क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर विसरण का गुण क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर विसरण का गुण क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, तापमान बढ़ाने पर विसरण का गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया, विसरण हो गया। अब विसरण के गुण के कारण जो कुछ देखने को मिलता है, जरा सुनिएगा। तो जब गैस का विसरण होता है यानी तापमान बढ़ता है तो खाने का जो महक होता है ना, वो आपके नाक तक पहुंचता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तब उसकी वजह से होता है। इत्र की बोतल जैसे ही खुलती है वो विसरण के कारण ही महकना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मल मूत्र भी विसरण के कारण ही महकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आई की बात नहीं, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये विसरण हो गया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में, यानी परासरण जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे, परासरण क्या होता है। तो पहले इतना हो गया, चलिए आगे चलते हैं। 8वां देखिएगा, परासरण जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जल में देखने को मिलता है,
कि मतलब जल के द्वारा परासरण देखने को मिलता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, बातें आपको समझ में आएंगी, क्लियर होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, बस आप समझते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको मतलब सारी चीज़ें तैयार भी होंगी। देखिए इसमें क्या होता है कि जो विलायक के अणु होते हैं, ठीक है, विलायक के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। फिर से सुनिए, इसमें जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या करते हैं, अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। घोल की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ये हो गया आपका परासरण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका परासरण हो गया। जैसे किशमिश को जल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डालने पर उसका फूलना, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना। जैसे इसको भी देख लीजिए, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, ये आपको देखने को मिलेगा। अंगूर को नमक या चीनी के घोल में डालने पर अंगूर का पिचकना। ये दूसरा देखिए, अंगूर को नमक या चीनी के घोल में डालने पर उसका पिचकना। ये दो हो गए, देख लीजिए इसको, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई ये देख लीजिए, कह रहा है, फिर से सुनिएगा, फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको परासरण। इसमें विलायक के अणु, ठीक है, कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता की वाले घोल की ओर गति करते हैं। जैसे किशमिश को जल में डाल दीजिए तो फूल जाएगा, क्योंकि जल की सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, अब वो अंदर की तरफ चला जाएगा। जबकि चीनी और नमक का घोल गाढ़ा होता है, इसमें जब डालेंगे अंगूर को तो वो पिचक जाएगा, क्योंकि चीनी और नमक, और जबकि अंदर क्या होती है, अधिक होती है, तो वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ गति कर जाएंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका परासरण। अब इसी का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा परासरण। ठीक है, या व्युत्क्रम परासरण या उल्टा परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। उसके बारे में भी जान लीजिए। चलिए जानते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने कहा व्युत्क्रम, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण क्या होता है, व्युत्क्रम परासरण के बारे में कैसे करना हैंडल, वो देखिएगा। सुनिएगा क्या करा, उसमें क्या था, उसमें था कम सांद्रता वाले घोल से किधर की तरफ जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कम सांद्रता वाले घोल के अणु जो होते हैं
वो अधिक सांद्रता वाले घोल के ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन में, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन में, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम परासरण। जब अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले घोल की ओर, ठीक है, जब अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले घोल की ओर गति होती है तो उसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले घोल की ओर गति होती है तो उसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। इसी के जरिए आसुत जल क्या होता है, समुद्री जल से आसुत जल बनाया जाता है। नोट, समुद्री जल से आसुत जल बनाना, ठीक है, देख लीजिए, इसको अच्छे से देखिए पहले। ठीक है, समुद्री जल से आसुत जल बनाना, ये हो गया, क्या हो गया आपका, तो ये व्युत्क्रम परासरण हो गया, ठीक है, व्युत्क्रम परासरण हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, सीधे सीधे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है आपका सब्लिमेशन कहलाते हैं, और इसी को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पहले इसको साफ करिए, चलिए देखिए इसको। आप ऊर्ध्वपातन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं उसका उदाहरण लिखवाऊंगा। और ऊर्ध्वपातन के बारे में आप जानते हैं कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, देखिए। ठीक है, सब्लिमेशन है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ वो सारे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के बारे में जरूर जानना है, ठीक है। पहला है कपूर, पहला क्या है, कपूर है, पहला क्या है, कपूर है। दूसरा क्या है, आयोडीन है, दूसरा क्या है, आयोडीन है, आयोडीन है, दूसरा क्या है, आयोडीन है। तीसरा क्या है, गंधक है, ठीक है, क्या है, गंधक, इसे सल्फर भी कहते हैं, ठीक है, सल्फर, ठीक है। ये हो गया। नौसादर, NH4Cl, नौसादर, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, नौसादर हो गया। अब इसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, जो आपके घरों में कपड़े में भी रखा जाता है, ठीक है, वॉश बेसिन में भी रखा जाता है, ठीक है, यहाँ भी तो ये सारी चीज़ें रखी जाती है कि, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सी गोली होती है, तो नेफ्थलीन की क्या होती है, गोली होती है, क्या, नेफ्थलीन की गोली हो गई, ठीक है, नेफ्थलीन की गोली हो गई, नेफ्थलीन की क्या हो जाएगी, गोली हो जाएगी। फिर क्या होगा, एंथ्रासीन भी आता है, एंथ्रासीन भी होता है, जो क्या करता है, सीधे कहाँ किस में बदल जाता है, सीधे ठोस से
किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। सीधे ठोस से किस में बदल जाता है, तो गैस में बदल जाता है, एंथ्रासीन होता है। और क्या होता है, तो बेंजोइक होता है। क्या होता है, एंथ्रासीन। पहले एंथ्रासीन लिखिए, सीन, फिर बेंजोइक होता है, एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक हो गया। फिर क्या होता है आपका, तो आयोडोफार्म भी होता है, एक होता है आयोडोफार्म। चलिए ये उतार लीजिए आपका, यहाँ तक आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ तक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। पहला हो गया कपूर हो गया, दूसरा आयोडीन हो गया, तीसरा गंधक हो गया, चौथा नवसादर हो गया, पांचवा नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका, बेंजोइक हो जाएगा, फिर क्या होगा, आयोडोफार्म होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब एग्जाम जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं, वही चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए पहले इसको पढ़ते रहिए और ढंग से पढ़िए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे। देखिए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो जानिए। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। यानी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें क्या करना होता है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना होता है। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में करते हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, समुद्री घास में एक घास होती है, ठीक है, समुद्री घास में एक घास होती है लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया जो होती है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समुद्री घास लेमिनेरिया, जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास जिसको क्या कहा जाता है, लेमिनेरिया कहा जाता है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या क्या प्राप्त किया जाता है, सोडियम पानी प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी में सोडियम होने के कारण ही तो उसको क्या करते हैं, हम उसे प्राप्त करते हैं। तो समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से सोडियम, चलिए पूरा लिख देते हैं, सोडियम प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से क्या प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये ऐसे ही आपको पूछेंगे क्वेश्चन, तो उनको हमको देखते रहना है, करते रहना है। अब चलिए ध्यान से सुनिएगा, जो भार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारी कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, हीलियम होती है। ठीक है, तो उच्च दाब और निम्न दाब पर गैसों का क्या होना, संघनित होना हो जाती है। यानी उच्च दाब या निम्न दाब पर गैस क्या होती है, संघनित होती है। उच्च दाब हो या निम्न दाब हो, उस पर गैस क्या होती है, संघनित होती है। तो अगर हम पहले लिखें, चलिए उच्च दाब तथा निम्न दाब पर गैस संघनित होता है,
गैस संघनित होता है। उच्च दाब तथा निम्न दाब पर गैस क्या होता है, तो संघनित होता है। गैस क्या होता है भाई, तो उच्च दाब तथा निम्न दाब पर गैस क्या होता है, संघनित होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने 4 लिखा है, 5वां लिखने चल रहे हैं। पांचवा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पांचवा क्या है, तो भार के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है, नाइट्रोजन गैस, उसके बाद हीलियम गैस है। प्रथम हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। प्रथम हल्की गैस हाइड्रोजन है। द्वितीय सबसे हल्की गैस कौन सी, हीलियम है। ठीक है, प्रथम मतलब हम अगर लिखें तो हल्की गैस ऐसे लिख लीजिए, हल्की गैस। गैस तो पहला कौन है, हाइड्रोजन। उससे उससे मतलब ये मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये हम जो दिखा रहे हैं, अगर हम कहें कि पहली हल्की गैस और दूसरी हल्की गैस, तो पहली हल्की गैस ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, इसको ऐसे करिए, पहली हल्की गैस हाइड्रोजन तथा दूसरी हीलियम है। दूसरी क्या है, हीलियम है। दूसरी क्या है, तो हीलियम है। दूसरी क्या है, हीलियम है। प्रथम हल्की गैस क्या है, हाइड्रोजन है। तो दूसरी कौन सी है, तो हीलियम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम लोग लोकल में भी कहते हैं और हर जगह कहा जाता है, आवारा गैस कहा जाता है। किसको, तो हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका ईंधन में भी प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में हीलियम भरा जाता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। गुब्बारे में भरी गैस, जो गैस भरी जाती है वो भी हीलियम होती है, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से, अब ये लिखने की ज़रूरत है, कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में प्रयोग जो गैस होती है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है, और ये द्रव की अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कृत्रिम रूप से अस्पतालों में सांस लेने के लिए कृत्रिम रूप से अस्पतालों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्लस है, कौन सी गैस, हीलियम गैस। ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यह द्रव अवस्था में होती है। यह द्रव अवस्था में होती है। चलिए आगे करते हैं, यह अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला समझिएगा, जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं ना, तब वहाँ पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। कम गहराई में अगर हम बात करें, समुद्र में जाते हैं और कम गहराई के लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, और अधिक गहराई में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सुनिएगा, जब हम समुद्र की कम गहराई में जाते हैं तब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अगर हम वही बात करें तो जब हम समुद्र की अधिक गहराई में जाते हैं
तब ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग करते हैं। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है, आपके लिए ये हो गया। अब आगे सुनिएगा, फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो बच्चा नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन होती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन होती है, जिसे हम किस में भरते हैं? तो फुटबॉल में भरने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अब देखिए, तेल के नमूने को लंबे समय तक, ठीक है, ताज़ा बनाए रखने में हीलियम और अथवा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी तेल का कोई भी तैलीय पदार्थ है या तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है या हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसको भी करा देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। आज के लिए इतना ही है, और कल हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, और भी जानकारी लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। आप बस चीज़ों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में दिक्कत कुछ आ जा रही, जिसकी वजह से अभी बीच में स्टैंड मेरा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो अब उसको सही कराया हूँ धीरे धीरे। अब आपको और वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये कामयाब, मतलब कुछ काम की वीडियो है, या इससे हमें जानकारी मिल रही है, इसमें हमें एग्जाम में मतलब सफलता मिल सकती है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।